Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Italy-India's Joint Strategic Action Plan for 2025 to 2029. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है? हेडिंग पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा कि भारत और इटली ने एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है, यानी कि दोनों देशों ने मिल करके एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया है जिसके अंतर्गत बोथ कंट्रीज वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट इन सेवरल एरियाज। ये जो ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया है ये फंक्शनल रहेगा फॉर 5 years फ्रॉम 2025 टू 2029 और इसको अडॉप्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आफ्टर मीटिंग हिज इटालियन काउंटर पार्ट जॉर्जिया मेलोनी। सो बोथ वेयर अटेंडिंग G20 समिट इन ब्राज़ील और उसके साइडलाइंस में फिर इंडिया और इटली के प्रधानमंत्रियों ने मिल करके ये ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है। इस एक्शन प्लान के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे इटली और भारत कोलैबोरेट करेंगे वो देखते हैं। तो टाइम टू टाइम अब पॉलिटिकल डायलॉग्स होंगे बिटवीन इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम बोथ कंट्री, जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री के बीच में अब रेगुलर डायलॉग्स होंगे। फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड, डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में रेगुलर इंटरैक्शंस होंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन या इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस है, खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना, उस पर फोकस रहेगा। फूड प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, इस पर फोकस रहेगा। कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया जा रहा है। इंडिया और इटली के बीच में कनेक्टिविटी फोकस करने पे स्ट्रेंथ दिया जाएगा एज पर दिस ज्वाइंट एक्शन प्लान। तो यहाँ पे स्पेशली नाम लिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन करेगा भारत की विथ यूरोप वाया मिडिल ईस्ट कंट्रीज। अब देख सकते हैं मुंबई से स्टार्ट होगा ये कनेक्टिविटी, यहाँ पे पोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाएगा, फिर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होते हुए इट विल अल्टीमेटली कनेक्ट टू पेरास सिटी ऑफ ग्रीस। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है ये वाली सिटी का नाम पेरास। तो मुंबई से पेरास तक ये जाएगा, ये ग्रीस में है, ठीक है। बीच में वेस्ट एशियन कंट्रीज के कई सारे शहर हैं, दुबई यूएई का, उसके अलावा रियाद ऑफ सऊदी अरबिया। इस तरीके से करके ये अल्टीमेटली इट विल रीच टू ग्रीस। ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट विल कनेक्ट इंडिया विथ यूरोपियन मार्केट्स। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये भी एक इनिशिएटिव की तरह देखा जा सकता है एज ए रेस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। बट अब इटली ने भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। प्लेन्स पर्सपेक्टिव से आपको ये शहर का नाम याद रखना है, कहाँ है, ग्रीस में है। इटली हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो अपने देश में भी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन कराएगा अंडर दिस IMEEC प्रोग्राम। उसके अलावा बोथ साइड्स एज पर दिस इटली इंडिया ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, बोथ साइड्स हैव अग्रीड कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। अब क्लीन एनर्जी जो मतलब अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी जिनको हम लोग कहते हैं बेसिकली, जो इजीली रिप्लेनिश भी हो जाते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करते वाइल अवेलिंग एनर्जी टू अस, इनको कहते हैं हम लोग क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी के फील्ड में दोनों देश कोऑपरेट करेंगे। क्लीन एनर्जी के फील्ड में भारत ने ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले हमने देखा था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उनके ही इनिशिएटिव का नतीजा है ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने देखा था 4-5 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। उसके अलावा इटली ने एज पर दिस ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान प्रॉमिस किया है कि अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग इंडिया इन इट्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट विल ऑल्सो सपोर्ट इंडिया
इन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसके बारे में आज देख लेते हैं। तो शॉर्ट में इस पेज पे जो भी हमने डिस्कस किया देख लेते हैं। भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है, जिसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी मेंस में आप पासिंग रेफरेंस में तो लिख ही सकते हैं, बट सीधा सीधा इस एक्शन प्लान पे मेंस में डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा। बट प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात यह है कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें दो तो इट एंड्स राइट नाउ, इसका एक एंड है इन ग्रीक सिटी पेरिस, but now Italy will also be part of this, as well as Italy has now promised India to support in its International Solar Alliance as well as Global Biofuel Alliance. तो समझते हैं ये बायोफ्यूल अलायंस है क्या, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या भारत का। तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी इसकी लास्ट ईयर ड्यूरिंग G20 समिट दैट वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2023। इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंतर्गत नाउ वर्ल्ड कंट्रीज विल बी एनकरेज्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर बायोफ्यूल्स। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंतर्गत इतने मेंबर कंट्रीज इसके पार्टनर हैं: अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडिया, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड द यूएस। तो भारत ने इसकी शुरुआत की ड्यूरिंग इट्स G20 समिट दैट वाज हेल्ड लास्ट ईयर इन इंडिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दुनिया के दो इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, यूएस एंड ब्राजील, दोनों इसका मेंबर हैं। यूएस दुनिया का 52% बायोफ्यूल प्रोड्यूस करता है, जबकि ब्राजील 30%। अभी भारत भी इसका मेंबर है, बट इंडिया प्रोड्यूसेस हार्डली अबाउट 3% ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल। बायोफ्यूल होता क्या है? तो जो भी बायोमास है, जैसे कि शुगर, स्टार्च, सेलुलोज या फूड वेस्ट, इन तमाम बायोमास कमिंग फ्रॉम प्लांट सोर्सेज या एल्गी या एनिमल वेस्ट, इन सब को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एनर्जी, यूजेबल एनर्जी। जैसे इनको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एथेनॉल। ये जो एथेनॉल है, इसका एक इंडिपेंडेंट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इसको ब्लेंड करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है विथ अदर पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल, जैसे कि एथेनॉल को ब्लेंड किया जा सकता है पेट्रोल के साथ। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि भारत का लक्ष्य है कि 2025 से जो भी पेट्रोल बिके मार्केट में, उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडेड हो। एथेनॉल कैसा है? ये एक बायोफ्यूल है, तो इस कारण से ये ईजिली रेप्लेनिश भी हो सकता है, और इससे जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। सो बायोफ्यूल्स आर replenishable as well as cleaner source of energy, so they are categorized as renewable energy, and biofuel are generated from bio materials जैसे कि सुगर, स्टार्च, सेलुलोज या फिर अदर एनिमल वेस्ट। तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन को पूरे दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए भारत ने, जो कि एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत ने स्टार्ट किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में इटली अब भारत की मदद करेगा इसको और प्रमोट करने में, ऐसा इस ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान में प्रॉमिस किया गया है। इसके अंतर्गत इतने मेंबर कंट्रीज हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कंट्रीज देयर आर फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर पार्ट ऑफ इट, मेंबर ऑफ इट। उसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये सारे मेंबर्स हैं इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर मैंने ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है 10 मार्कर का। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसके ऊपर ये प्रश्न है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा? ट्रेड कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया।
इट वुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ये सब बातें लिखनी है। तो हार्डली 10 मार्कर के लिए अगर आपको लिखना है तो आप मैप वगैरह बना दो, आराम से आपका 100-120 वर्ड्स में जवाब लिख पाओगे। ट्राई इट एंड देन सी द आंसर ऑल्सो फ्रॉम माई साइड, इससे थोड़ा बहुत आपको हिंट्स मिल जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेटा टू अपील अगेंस्ट फाइन बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडियन पॉलिटी सेगमेंट में आप देखोगे GS पेपर 2 में एक सेगमेंट दिया हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडीज, उससे रिलेट करके आप देख सकते हो मेंस के सिलेबस से इस टॉपिक को। तो सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। 2-3 महीने पहले भी हमने देखा था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी है जिसको कानून की मदद से बनाया गया है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, तो थोड़ा सा आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जो भी टॉपिक हमने इकोनॉमी की क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपका बेसिक इकोनॉमी हो गया है तो ट्राई टू रिकॉल। मैंने आपको बताया है कि मेनली 2 तरह के इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, मार्केट मॉडल एंड सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल में द एंटरप्राइजेज आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जब मार्केट मॉडल में द एंटरप्राइजेज आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज। और मार्केट मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का होना, बिकॉज ओनली मार्केट विल प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल competition and then only there would be free negotiation, hit and trial. I hope you are able to recall that. और मार्केट का क्या डेफिनेशन होता है, a place where there is n number of buyers and n number of suppliers. At the same time I have also told you कि धीरे धीरे इनफैक्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड स्लोली इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेशन। अभी जिस देश में मार्केट प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है वहाँ पे सरकार बिजनेसेस को रन करती है, जब तक किसी सेक्टर में पूरी तरह से मार्केट डेवलप नहीं हुआ है। बट धीरे धीरे सरकारें ये बात जानती हैं कि गवर्नमेंट्स बिजनेस इज नॉट टू रन बिजनेस। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दैट। तो धीरे धीरे हर एक इकोनॉमी मार्केट ओरिएंटेड होती जा रही है। इसके लिए मैं आपको BSNL का एग्जाम्पल देता हूँ, एयर इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। तो भारत भी धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड होता जा रहा है एट माइक्रो लेवल, राइट, एंड गवर्नमेंट विल मैनेज मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1991 में इंडिया केम अप विथ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग कहते हैं LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, जिसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट मोर एंड मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो अब प्राइवेट सेक्टर कहीं मोनोपोली ना क्रिएट कर लें, डुओपोली ना क्रिएट कर लें, मार्केट में अपने डोमिनेंट पोजीशन का अनड्यू बेनिफिट ना उठाएं। इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए फिर भारत सरकार ने एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। तो इस बॉडी का काम ही है कि ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन या ड्यूओपोली क्रिएट करे। इस बॉडी का काम है कि इंश्योर करे कि मार्केट प्रॉपरली फंक्शन करे, मार्केट फोर्सेस प्रॉपरली फंक्शन करे, एंड नो प्लेयर इज able to unduly influence the market or create uneven playing field. इस बॉडी का काम ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे ताकि हर बिजनेस को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। नो बिग कंपनी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन एंड सप्रेस द न्यू स्टार्टअप्स। इससे फायदा क्या होगा कि मार्केट मॉडल इफेक्टिवली काम करेगा, मार्केट फोर्सेज इफेक्टिवली काम करेंगे, सो कंपटीशन बना रहेगा, कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा सस्ते से सस्ते दामों में, तो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, कस्टमर्स वुड बी बेनिफिटेड। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं दे विल हैव अपॉर्चुनिटी कि अगर किसी एक कंपनी में एम्प्लॉयर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ज़्यादा काम करा रहा है, पैसे कम दे रहा है, तो दे कुड स्विच द ऑर्गेनाइजेशन, दे कुड वर्क फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट वे मार्केट मॉडल provides competition, it has invisible hands and it provides level playing field for everyone। तो ये फायदे हैं एक प्रॉपर मार्केट डेवलप होने से, और मार्केट बना रहे, मार्केट चलता रहे, मार्केट फोर्सेस इफेक्टिव बने रहें, इसके लिए भारत के अंदर ये बॉडी बनाई गई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को जब भी ऐसा लगता है कि कोई भी प्लेयर अपने पोजीशन का, अपने स्ट्रेंथ का मिसयूज कर रहा है इन ऑर्डर टू डिस्टॉर्ट द मार्केट, तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फिर फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
एक बात और आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो मेटा जो कंपनी है, इट इज पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सएप, और इसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213 करोड़ का हाल फिलहाल में फाइन लगाया, क्योंकि इसकी जो कंपनी है व्हाट्सएप, इसकी 2021 की 3 साल पुरानी एक प्राइवेसी पॉलिसी है, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनफेयर पाया कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप लेकर के आया था 3 साल पहले 2021 में, दैट वाज अनफेयर। इट वाज मिसयूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। व्हाट्सएप का टेक्सटिंग में और इंस्टेंट मैसेजिंग में तो डोमिनेंट पोजीशन है, और वो एक प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी लेकर के आया जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि अनफेयर है, जिस कारण से व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी मेटा के ऊपर 213 करोड़ का फाइन लगाया गया, 213 करोड़ का, फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। क्या थी ये प्राइवेसी पॉलिसी, वो भी समझते हैं। तो व्हाट्सएप की 2021 की ये जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट थी, इसके हिसाब से नाउ द यूजर्स, व्हाट्सएप यूजर्स हैड टू एक्सेप्ट कि देयर डेटा कुड बी शेयर्ड विथ अदर मेटा कंपनीज, जैसे कि फेसबुक। तो व्हाट्सएप के यूजर्स को ये एक्सेप्ट करना था, उनको ये अप्रूवल देना था व्हाट्सएप को कि उनके डेटा मेटा के, जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उनके दूसरे कंपनियों के साथ शेयर किए जा सकते हैं। अब भले ये हमसे मांग रहा था कंसेंट कि आप अप्रूव करोगे तभी हम आपके डेटा शेयर करेंगे, बट आप ही सोचिए, व्हाट्सएप को अगर आप अप्रूव नहीं करोगे और व्हाट्सएप आपको ब्लॉक कर देता है, तो यू विल बी कंप्लीटली कट ऑफ इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? So that is why this policy, privacy policy, was criticized as take it or leave it approach. तो व्हाट्सएप को आप टेक इट, या तो आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें, कंसेंट दें, या व्हाट्सएप को छोड़ दें, एंड लीविंग व्हाट्सएप इन करंट टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाई इट वाज कंसिडर्ड एज अ अनड्यू डिस्प्ले ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय व्हाट्सएप इन इंस्टेंट टेक्सटिंग बिजनेस। और इस तरीके से व्हाट्सएप ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल एंड शेयर्ड इट विथ अदर कंपनीज ऑफ मेटा, जिससे मेटा को और ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन बनाने में सपोर्ट मिला। भारत के अंदर यूजर्स को तो इनफैक्ट दे कुड नॉट इवन ऑप्ट आउट ऑफ द अपडेटेड पॉलिसी। यूरोप के अंदर, चूंकि यूरोप में अवेयरनेस ज़्यादा है इस प्राइवेसी को लेकर के, तो यूरोप में यूजर्स हैड दिस ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। भारत में तो यूजर्स डिड नॉट इवन ऑप्ट आउट ऑफ दिस पॉलिसी। सो अब 3 साल बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइंड किया है कि मेटा misused its dominant position in the market in order to extract information for its other company Facebook via WhatsApp, और इससे इसने अपने राइवल्स के लिए और ज़्यादा एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव एक्सेसिबिलिटी इन द मार्केट। मेटा ने अपने डोमिनेंट पोजीशन इन ओवर द टॉप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया है, और इस कारण से मेटा के ऊपर अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213 करोड़ का फाइन लगाने का फैसला किया। व्हाट्सएप का क्या आर्ग्यूमेंट है? मेटा के तरफ से जो उसकी कंपनी है व्हाट्सएप, उसने जवाब दिया है कि उसकी ये जो डेटा शेयरिंग वाली पॉलिसी थी, इससे कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को फायदा हुआ है। जैसे व्हाट्सएप से हमारा डेटा लिया और उसको फेसबुक पे उसने दिया, तो फेसबुक से कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पा रहे हैं कि भारत के यूजर्स को क्या चाहिए, किस तरह के जूते चाहिए, किस तरह के कपड़े चाहिए, और इस तरीके से कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को लोगों के चॉइस के बारे में पता चला, एंड दिस इज हाउ दे हैव बीन एबल टू ट्यून देयर प्रोडक्ट्स इन दैट लाइन। सो व्हाट्सएप का कहना है कि दिस न्यू पॉलिसी supported India's economic growth by enabling small businesses to connect with customers। इसीलिए ये जो फाइन लगाया जा रहा है उसके ऊपर ये अनफेयर है, एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले को व्हाट्सएप चैलेंज करेगा एट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और इसके फैसले
कहाँ पे चैलेंज किए जा सकते हैं? इट्स डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड एट NCLAT। इस टॉपिक से संबंधित मैंने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बीमा सुगम पोर्टल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, बीमा सुगम पोर्टल डेवलप कर रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट मैं फिर इकोनॉमिक क्लास में सिखाता हूं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। RBI के बारे में मैंने बताया, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो रेगुलेटर्स आर प्रोफेशनल बॉडीज, प्रोफेशनल ऑटोनोमस बॉडीज generally created with help of law. That means they are statutory bodies and they have been given power as per the law under which they are created to regulate a particular sector. जैसे सेबी हो गया रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, RBI मैंने आपको बताया रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर हो गया, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। And Insurance Regulatory Development Authority of India, in association with other important insurance companies like LIC, GIC, is coming up with an online platform जिसका नाम है बीमा सुगम। बीमा सुगम जब एक बार एप्लीकेबल हो जाएगा, जब एक बार ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड इन मार्च 2025, तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी ये समझ लीजिए। वी कैन बाई ऑल काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेज, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ऑनलाइन ओनली फ्रॉम दिस वन प्लेटफॉर्म। तो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा ये इंश्योरेंस फैसिलिटीज का, तमाम तरह के इंश्योरेंस ऑप्शन का ये वन ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा। जोमेटो, स्विगी जैसे तमाम एक जोमेटो का एग्जांपल लीजिए, तमाम रेस्टोरेंट्स वहाँ पे लिस्टेड रहते हैं, उनके तमाम प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्टेड रहते हैं कि ये सब्जी खरीद सकते हैं आप, ये ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ही बीमा सुगम पोर्टल पे तमाम इंश्योरेंस कंपनियां, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस कंपनियां और उनके अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, और हम आराम से इंश्योरेंस सर्विस वहाँ से अवेल कर सकते हैं। सो दिस प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस with all insurance related services. This platform will also help in settlement of claims in case of insurance. तो जब इंश्योरेंस हम लेंगे तो कभी कभार इंश्योरेंस क्लेम भी करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। सो दिस प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो हेल्प इन क्लेमिंग इंश्योरेंस एंड हेल्पिंग सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन पेपरलेस मैनर। इट विल बी कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर कस्टमर। इंश्योरेंस परचेज करने से लेकर के सर्विस से लेकर के सेटलमेंट, एवरीथिंग विल बी इन सीमलेस मैनर। इसी से संबंधित ये न्यूज़ है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ देबाशीष पांडा साहब ने कहा कि एक बार जब बीमा सुगम पोर्टल एप्लीकेबल हो जाएगा तो जो तमाम तरीके के मिस सेलिंग्स हैं, मिस सेलिंग्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये कम हो जाएंगे। मिस सेलिंग मतलब कस्टमर को बताते कुछ और हैं, अलग तरह का इंश्योरेंस सर्विस दे देते हैं। तो कई सारे जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं ये मिस सेलिंग करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये तमाम तरह की जो मिस सेलिंग्स हैं दैट विल कम डाउन वंस बीमा सुगम पोर्टल गो लाइव। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2023। दे तो ये प्राइज पिछले साल ही दिया गया था, बट आज फिर से न्यूज में आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर से इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2024 अगले महीने शायद से दिया जाएगा, तो फिर से देखेंगे। देखिए, अनाउंस किया गया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 लास्ट ईयर। न्यूज आज की ये है कि दिया अब जाके गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2023 हैज बीन प्रेजेंटेड टू क्लासिकल पियानिस्ट एंड म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बैरेनबॉयम एंड पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवड। इन दोनों लोगों को ज्वाइंट तौर पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2023 दिया गया है। लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था, अब जाकर के उनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज एंड डिसआर्मामेंट। इससे रिलेटेड आपको बात ये याद रखनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि इट कैन बी गिवन टू पीपल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जेम्प्लीफाइंग इंदिरा गांधी आइडियल्स। तो इंदिरा गांधी के आदर्शों पे काम करने वाले इंसानों को या इंस्टीट्यूशंस को इंदिरा गांधी
प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट दिया जा सकता है। इसके विनर को मॉनेटरी अवार्ड ऑफ ₹25 लाख दिया जाता है विथ अ साइटेशन। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाका डांस एंड मौरी ट्राइब, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाका ट्राइब, आई एम सो सॉरी, हाका डांस एंड मौरी ट्राइब, समझते हैं क्या है ये। पहले मौरी ट्राइब के बारे में समझते हैं। देखिए, मौरी ट्राइब्स आर इंडिजिनस ट्राइबल पीपल ऑफ न्यूजीलैंड। आज के टाइम में कई सारे मौरी ट्राइब के लोग जो है न्यूजीलैंड में रहते हैं, बट माना जाता है कि ओरिजिनली दे बिलोंग टू पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया आर स्मॉल आइलैंड नेशंस इन पैसिफिक रीजन। इसको, इस रीजन को कहा जाता है पॉलिनेशिया रीजन। तो ये जो मौरी ट्राइब के लोग हैं, माना जाता है कि दे ओरिजिनली बिलोंग टू पॉलिनेशिया। वहां से ये माइग्रेट हुए न्यूजीलैंड में। अभी ये कई 100 सालों से न्यूजीलैंड के अंदर रह रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में मौरी ट्राइब न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के कैपिटल सिटी वेलिंगटन में। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये? क्योंकि न्यूजीलैंड की सरकार ने हाल फिलहाल में एक कानून की मदद से एक पुरानी ट्रीटी ऑफ वैतांगी को रीडिफाइन करने की कोशिश की है। वेरी ओल्ड ट्रीटी ऑफ 1840। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ट्राइड टू रीडिफाइन दिस ट्रीटी ऑफ वैतांगी विथ हेल्प ऑफ अ न्यू लॉ। अभी तक वो लॉ पास नहीं हुआ है, बट ये जो ट्रीटी ऑफ वैतांगी है, दैट वाज साइंड बिटवीन द लीडर्स ऑफ मौरी ट्राइब एंड ब्रिटिश क्राउन। तो न्यूजीलैंड वाज आल्सो अ ब्रिटिश टेरिटरी लाइक इंडिया। इट इज स्टिल डे हैविंग अ डोमिनेंट स्टेटस ओनली। तो इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी लाइक इंडिया। और ब्रिटिश एम्पायर ने 1840 में ट्रीटी ऑफ वैतांगी साइन करके विथ लीडर्स ऑफ मौरी ट्राइब के लोगों को कुछ कल्चरल राइट्स के प्रोटेक्शन या उनके लैंड रिलेटेड राइट्स के प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया था अंडर ट्रीटी ऑफ वैतांगी। अब न्यूजीलैंड की सरकार कानून ला करके ट्रीटी ऑफ वैतांगी को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौरी ट्राइब के लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके कल्चरल प्रोटेक्शन और लैंड राइट्स जो प्रोटेक्शन होते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ वैतांगी, उसको बदलने की कोशिश कर रही है न्यूजीलैंड की सरकार, जिसको लेकर के फिर वो न्यूजीलैंड के अंदर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन इट्स कैपिटल सिटी वेलिंगटन। और प्रोटेस्ट के दौरान दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग देयर ट्रेडिशनल वॉर डांस। ये जो मौरी ट्राइब के लोग हैं, इनका एक ट्रेडिशनल वॉर डांस है जिसका नाम है हाका डांस। वो ये परफॉर्म कर रहे हैं, जिस कारण से हाका डांस एंड मौरी ट्राइब इज इन न्यूज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, उसके जवाब देख लेते हैं। नाइजीरिया से संबंधित जो प्रश्न था, में दोनों स्टेटमेंट गलत है। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन अफ्रीका, नॉट इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड पीएम मोदी वाज अवॉर्डेड नाइजीरियाज ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड, विच इज सेकंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर, नॉट हाईएस्ट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से कौन कौन से देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह आइडेंटिफाई किए जाएंगे? तो आंसर इज चाइना एंड फ्रांस। एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो रिसेंट इनिशिएटिव है वो है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर। आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है फोर्थ स्टेटमेंट। बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दूधमारा को डिक्लेयर किया गया यूएन बेस्ट टूरिज्म विलेज, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा और चौथा गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।